हाँ, तो मेरी क्लास 12th वाले स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए एक ऐसा क्लास लेकर आया हूँ जो कि आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप भी इस बार हो 12th में और 2025 में आपको 12th केमिस्ट्री का पेपर देना है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। क्योंकि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, सर हमारी हिंदी की तैयारी अच्छे से चल रही है, इंग्लिश की तैयारी भी अच्छी ही चल रही है, लेकिन हमें सर केमिस्ट्री में प्रॉब्लम है। केमिस्ट्री की तैयारी हम कैसे करें, और अगर हमें कुछ नहीं आता, मान लीजिए हमने अच्छे से तैयारी नहीं की है, तो केमिस्ट्री में हम पास कैसे होंगे, केमिस्ट्री में बेटर परसेंटेज कैसे लेकर आएंगे। तो देखो स्टूडेंट, सिर्फ पास होना आपका टारगेट नहीं होना चाहिए, आपका टारगेट होना चाहिए 70 में 65 प्लस। तो आज मैं आपको 12th केमिस्ट्री में पास होने का एक ऐसा तरीका बताऊंगा ना, अब कोई भी स्टूडेंट फेल नहीं होगा। बिल्कुल ये डर निकाल दीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल है। आज के इस वीडियो को अगर आपने लास्ट तक देख लिया तो मैं गारंटी लेता हूं भैया, इस बार केमिस्ट्री में आपको 70 में 65 प्लस मिलेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कैसे आपको पूरे केमिस्ट्री की तैयारी करनी है। देखिए, पूरे केमिस्ट्री का लिस्ट मैंने आपको बता दिया है। केमिस्ट्री में कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो हर साल आते हैं, देखो यहां पे लिखा है आपको क्या क्या पढ़ना है, हमेशा पूछे जाने वाले प्रश्न कौन से हैं। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर केमिस्ट्री में कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो हर साल आता है। भैया बहुत सारे टॉपिक हैं, आपको पता नहीं है, वो अभी मैं बताऊंगा। हर साल पूछे जाने वाली टॉपिक कौन है। केमिस्ट्री में सर जी हमें कुछ नहीं आता तो क्या किया जाए, तो मैंने एक पेपर भी केमिस्ट्री का देखिए यहां पे ले रखा है, पूरे 70 नंबर का ये पेपर है। इस पूरे पेपर को भी मैं सॉल्व करा के आपको लाइव दिखाऊंगा कि अगर आपको केमिस्ट्री में कुछ नहीं पता है फिर भी आप लिख कर आएंगे मेरे भाई। ठीक है, बस वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, ताकि ऐसे ही मैं सारे सब्जेक्ट का क्लास आपको दे सकूं। चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ लाइन मैं आपके लिए लेकर आया हूं जो जरूरी है भाई। किसी भी काम को करने से पहले आपके लिए मोटिवेशन होना चाहिए। देखो, मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, फिर भी लोग इरादे तोड़ देते हैं। अगर दिल में हो कुछ करने की चाहत तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। मतलब कहना है कि मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, कुछ भी इस दुनिया में मुश्किल नहीं है मेरे भाई, फिर भी कुछ लोग इरादे तोड़ देते हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है मैं ये नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन अगर दिल में हो कुछ करने की चाहत, अगर आपके दिल में कुछ करने की चाहत है, इच्छा है कि मैं इस बार केमिस्ट्री में 65 प्लस लेकर आऊंगा, तो भैया सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। मतलब सितारे जो ये कहकर बैठे हैं ये पास नहीं होगा, वो भी अपनी जगह छोड़ देंगे अगर आप मेहनत करोगे। ठीक है, तो चलिए इन्हीं लाइनों के साथ हम आज की इस क्लास को, इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखो, केमिस्ट्री की अगर हम लोग बात करें तो थोड़ा पहले मैं बेसिक बता देता हूं। ठीक है, फिर मैं आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आपको केमिस्ट्री की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। देखो, केमिस्ट्री बचे हुए दिनों में हम कैसे तैयारी करेंगे। देखो, केमिस्ट्री हमारा 4 चीजों से मेनली मिलकर बना होता है। इसके 4 पार्ट आप लोग बोल सकते हैं 12th में। एक थ्योरी के अंतर्गत वो टॉपिक आते हैं जो मोस्ट टॉपिक है। जैसे आप ले लीजिए हेनरी का नियम ले लीजिए, मोलरता ले लीजिए, मोललता ले लीजिए, ठीक है, और राउल्ट का नियम लीजिए। ऐसे ऐसे हर एक चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक हैं जो थ्योरी के अंतर्गत आते हैं। दूसरा फॉर्मूला भैया, फॉर्मूला कहां ज्यादा याद करना है। केमिस्ट्री में 3 चैप्टर ऐसे हैं जिसमें से न्यूमेरिकल आते हैं। चैप्टर नंबर 1 विलयन, चैप्टर नंबर 2 विद्युत रसायन, चैप्टर नंबर 3 रासायनिक बलगत। इन्हीं 3 चैप्टर में सिर्फ न्यूमेरिकल हैं, बाकी चैप्टर में न्यूमेरिकल है ही नहीं। तो सिर्फ 3 चैप्टर का आपको फॉर्मूला याद रखना है। और जो न्यूमेरिकल है भैया, ये कम से कम आता है 10 से 15 नंबर का तो मिनिमम आता है। 10 से 15 नंबर आपको पाने के लिए सिर्फ 3 चैप्टर के न्यूमेरिकल को पढ़ना है। बाकी चैप्टर में न्यूमेरिकल है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो 3 चैप्टर के आप फॉर्मूला याद कर लीजिए, 3 चैप्टर का न्यूमेरिकल सॉल्व कर लीजिए, 10 से 15 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर बात करते हैं रिएक्शंस की। आपके केमिस्ट्री में भैया रिएक्शन भी होगा। अब रिएक्शंस में 2-3 प्रकार के रिएक्शन होते हैं, जैसे नेम्ड रिएक्शन है, जैसे वुड्स अपक्रिया, वुड्स फिटिंग अपक्रिया, कैनिज़ारो अपक्रिया, कार्विल एमीन अपक्रिया, ये रिएक्शंस हैं। कुछ रिएक्शन जैसे क्या होता है जब टॉपिक के रिएक्शन है, कैसे प्राप्त करोगे टॉपिक के रिएक्शन है, तो ऐसे ऐसे रिएक्शंस आते हैं, अभी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, एक और इसमें आता है कुछ प्रयोगशाला विधि हैं, वो आपको पढ़ना होता है, जो मैं अभी डिस्कस करूंगा। तो इतने चीजों से मिलकर हमारा केमिस्ट्री मेनली बना होता है भैया, कुछ खास इसमें है नहीं। अब हम केमिस्ट्री की तैयारी कैसे करें, पहले मैं आपको केमिस्ट्री की तैयारी कैसे करेंगे वो बता देता हूं, फिर इसके बाद हम आपको बताएंगे कि पूरे केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं।
चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 10 तक जितने भी टॉपिक आपको पढ़ने हैं जो हमेशा बोर्ड एग्जाम में आते हैं, रिपीटेड हैं, मैंने कहा ना कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो रिपीटेड होते हैं भैया, केमिस्ट्री में भी हैं, ऐसा मत सोचिए सिर्फ हिंदी में ही रिपीटेड टॉपिक है, केमिस्ट्री में भी है, वो मैं अभी डिस्कस करूंगा लास्ट में। आप लोग बस ध्यान से क्लास को देखते जाइए, सब कुछ मैं बताऊंगा। सबसे पहली चीज मैं आपसे अगर कहूं मैं, देखो मैं केमिस्ट्री में पास होने का ट्रिक तो बता रहा हूं, लेकिन मैंने बताया कि आपका टारगेट 65 प्लस का होना चाहिए, क्योंकि अभी आपके पास समय है। ऐसा नहीं है कि आपका एग्जाम 10 दिन या 5 दिन बचा है, अभी आपके पास टाइम है, अभी आप कुछ भी कर सकते हैं। तो एक काम करो, देखो कैसे पास होगी आप लोग, केमिस्ट्री के चैप्टर्स को पढ़ें। आप क्या कीजिए, केमिस्ट्री के चैप्टर को उठा लीजिए और उस चैप्टर में जो मोस्ट टॉपिक है, मैं बात कर रहा हूं सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की। एक चैप्टर में 7-8 टॉपिक जो भी हैं, जैसे बिलेन चैप्टर को ले लिया जाए तो इसमें बिलेन क्या है, हेनरी का नियम, मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज, राउल्ट का नियम, ठीक है। उसके बाद में आपका क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में अनुमान, ऐसे ऐसे टॉपिक हैं। अभी मैं सारे टॉपिक को आपको दिखाने वाला हूं चैप्टर 1 से लेकर 10 तक। टेंशन मत लो, लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि हर एक चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक पढ़ लो ताकि आपका काम हो जाए, बहुत अच्छे नंबर से आप पास हो, वो मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। तो अगर हो सके तो अभी आप केमिस्ट्री के चैप्टर्स को पढ़ें। सोचो कुल 10 चैप्टर हैं आपके केमिस्ट्री में, अगर आप एक चैप्टर को 3 दिन में पढ़ते हो, मान लो एक चैप्टर को आप 3 दिन में खत्म करते हो, तो आप सिर्फ और सिर्फ 3 दिन में एक चैप्टर, तो 10 चैप्टर पढ़ने में आपको सिर्फ 30 दिन लगेगा, 1 महीने लगभग लगेंगे, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं लगेगा। तो अभी तो आपके पास समय है, अभी हम इतना मेहनत कर सकते हैं, 10 दिन में हम मेहनत करके बहुत अच्छा नंबर ला सकते हैं, अभी तो हमारे पास काफी समय है। तो आप क्या कीजिए, जहां तक हो सके आप चैप्टर्स को पढ़िए अभी, ठीक है। अब देखो इसके बाद में अगर ये भी मैं बताऊंगा, अगर नहीं आता कुछ तो क्या करेंगे अभी मैं बताऊंगा। फिर उसके बाद में केमिस्ट्री के 70 टॉपिक को पढ़ लो। देखो मैं अभी आपको 70 टॉपिक केमिस्ट्री का बताऊंगा, यहां पर मैंने इसका पीडीएफ बना के रख दिया है मेरे भाई, इस पूरे टॉपिक को मैं भी समझाऊंगा। इतने टॉपिक अगर आप पढ़ लेते हो 70 टॉपिक को ना, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, गारंटी ले लेना मेरे भाई, ठीक है। तो केमिस्ट्री के आप 70 टॉपिक को पढ़ लो। मतलब आपको करना क्या है, मैंने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 10 तक टोटल 70 टॉपिक को चूज किया है, 70 टॉपिक। और मैंने देखा है आपके चैप्टर्स में यही 70 टॉपिक बार बार रिपीट होते हैं, तो मैं यही आपको सजेशन दूंगा कि केमिस्ट्री के 70 टॉपिक्स को आपको पहले पढ़ लेना है। क्योंकि पढ़ाई 2 तरीके की होती है, एक हार्ड वर्क, आप दिन भर बुक लेकर पढ़ते रहें, आपको यही ना पता हो कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कौन कम इंपॉर्टेंट है। आप ऐसा कर दें कि ज्यादा वाला ना पढ़ें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कम वाला पढ़ लें, तो क्या फायदा मिलेगा। तो ऐसे 70 टॉपिक को मैंने ढूंढ लिया है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं अभी लास्ट में आपसे डिस्कस करूंगा, टेंशन बिल्कुल मत लेना, ठीक है। इसके बाद में कुछ टिप्स मैं आपको और देना चाहूंगा, ये सब मैं जो बता रहा हूं ना, इन सबको आप अच्छे से नोट कर लो। इसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़े, मतलब आपको क्या करना है, जैसे चैप्टर 1 है, अब इस चैप्टर 1 में कौन कौन से टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको ढूंढ लो, क्योंकि ज्यादा समय आपके पास है नहीं, जो भी समय है उसमें आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ढूंढो। हर एक चैप्टर में कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं, सिलेक्टेड टॉपिक, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको आप पढ़िए। वही टॉपिक तो मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लो, लेकिन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लगातार पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम टाइम में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही होते हैं। आप किसी टॉपर से जाकर पूछेंगे तो वो यही कहेगा कि भैया 1-2 महीने जैसे बचा था तो हमने क्या किया, पूरे बुक के एक एक चैप्टर के जो मोस्ट टॉपिक हैं उनको पहले पढ़ना शुरू किया। उसके बाद में जब उनको हमने पढ़ लिया, फिर जो कम मोस्ट है, मतलब जो इंपॉर्टेंट है, उनको मैंने स्टार्ट किया पढ़ना। तो उनका कहना यह है कि आप पहले उन टॉपिक को पढ़ो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर आप उन टॉपिक को पढ़िए जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, फिर उन टॉपिक को पढ़िए जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब ऐसे ऐसे आपको सीक्वेंस वाइज पढ़ना है, तभी आप अच्छा नंबर ला पाएंगे। चौथी चीज मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि केमिस्ट्री को कम से कम 1 घंटे दीजिए। आपको बनाना है टाइम टेबल, टाइम टेबल की मैं बात कर रहा हूं। टाइम टेबल में आप जितने भी सब्जेक्ट हैं, जैसे आपके 12th में 5 सब्जेक्ट हैं, पांचों सब्जेक्ट को रखो प्रॉपर टाइम टेबल में, मतलब 1-1 घंटे आप सबको पढ़ो। मैं यही कहूंगा कि आप सबको आपको लेकर चलना है, क्योंकि सिर्फ एक सब्जेक्ट में टॉपर बनने से आप टॉपर नहीं बनेंगे, आपको सारे सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लाने होंगे, तभी आपका परसेंटेज इंक्रीज होगा। तो आप हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ जो भी है, आप पांचों सब्जेक्ट को 1-1 घंटा दो। अब जो सब्जेक्ट आपको वीक लग रहा है, जैसे मैंने देखा है कि साइंस साइड वाले स्टूडेंट के लिए 2 सब्जेक्ट ज्यादा उनका वीक रहता है, एक तो आपका हो गया फिजिक्स
मैं मानता हूं कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर हमारा फिजिक्स वीक है, और एक हो गया आपका केमिस्ट्री। तो इन दोनों सब्जेक्ट को आप थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हो, क्योंकि 4-5 घंटे आपने 5 सब्जेक्ट पढ़ा, दिन में 24 घंटे होते हैं, स्कूल कोचिंग को छोड़ दिया जाए तो आपके पास 7-8 घंटे बचते हैं। तो 5 घंटे आप अपने सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट को पढ़िए, 2 घंटे आप एक्स्ट्रा इसको दे सकते हैं, मतलब आपके फिजिक्स केमिस्ट्री का 2-2 घंटा हो जाएगा, या 1.5-1.5 घंटा दे दीजिए, क्योंकि जो सब्जेक्ट आपका वीक है उस पर विशेष आपको ध्यान देना ही होगा, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम होगी मेरे भाई। ठीक, तो ये आपका हो गया। चलो चैप्टर वाइज फार्मूला और न्यूमेरिकल सॉल्व करें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अब मैं आपको बता रहा हूं कि चैप्टर वाइज आप लोग फार्मूला और न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए। क्या करना है चैप्टर वाइज, क्या 10 चैप्टर में थोड़ी ना न्यूमेरिकल है। आप चैप्टर 1 ले लीजिए, चैप्टर 2 ले लीजिए और चैप्टर 3 ले लीजिए। इन्हीं 3 चैप्टर में कुल न्यूमेरिकल हैं, मतलब 3 चैप्टर के आप न्यूमेरिकल्स अगर सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट, आपका 10 से 15 नंबर क्लियर है। तो क्यों ना हम विलयन चैप्टर, विद्युत रसायन चैप्टर और रासायनिक बलगतिकी चैप्टर, तीनों चैप्टर के न्यूमेरिकल को घोल कर पी लें। मतलब इसका मतलब घोल कर पीने का मतलब है उनको अच्छे से पढ़ लें। फॉर्मूला कितना याद करना होगा, ज्यादा से ज्यादा 20-25 फॉर्मूला, बस उतने से आपका अगर 15-20 नंबर क्लियर हो जाए क्या, ठीक है। तो उसको आपको करना होगा, स्मार्ट तरीके से स्टडी कीजिए। जब आपको पता है कि आपकी केमिस्ट्री में सिर्फ 3 ही चैप्टर में न्यूमेरिकल हैं, तो क्यों आखिर आप फॉर्मूला नहीं याद करते। आप उठाइए बुक, फॉर्मूला लिखिए मोस्ट और न्यूमेरिकल सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। बस 3 चैप्टर के न्यूमेरिकल हैं, आप चाहो तो एक दिन में एक चैप्टर का न्यूमेरिकल कर सकते हो, 3 दिन में 3 चैप्टर। आप चाहो तो 2-3 दिन में एक चैप्टर का करो, तब भी 8-10 दिन में आपका पूरा न्यूमेरिकल फिनिश। मतलब आपको पता है कि मेहनत करने से ही हम अच्छे नंबर से पास होंगे, फिर भी आप मेहनत नहीं करना चाहते जानबूझकर। जैसे कहा नहीं गया है कि जैसे कोई गुटखा खाता है तो गुटके में सीधा सीधा लिखा रहता है कि तंबाकू से कैंसर होता है, फिर भी लोग उसको खाते हैं। वैसे ही हाल हो चुका है स्टूडेंट का, क्योंकि मतलब तंबाकू की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात ये कर रहा हूं कि उनको पता है कि अच्छे से पढ़ेंगे तो हम अच्छा नंबर लेकर आएंगे, फिर भी वो नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो यही चीज है, आप अपना माइंडसेट बदलिए तभी आगे बढ़ पाएंगे भाई। क्योंकि आपके आस में कुछ आपके पेरेंट्स जो है ना, कुछ नहीं, आपके जो पेरेंट हैं वो आस लगाए बैठे हैं कि कब मेरा बेटा इंटर पास करेगा, अच्छा नंबर लेकर आएगा, हम लोगों का नाम रोशन करेगा। खुद के बारे में सिर्फ नहीं सोचना है, उनके बारे में भी सोचना है जो कहीं से भी पैसे लाकर आपका फीस देते हैं। तो भैया मेहनत करना शुरू कर दो, प्राउड फील कराना है। ठीक है, चलो 6 नंबर, डेली रिएक्शंस को पढ़ते रहिए। देखो रिएक्शन आपके इसमें 2-3 प्रकार के रिएक्शंस आते हैं। एक तो आपका नेम्ड रिएक्शन हो गया, नाम वाली जो अभिक्रियाएं होती हैं आपको पता ही होगा, मैंने सारे नेम्ड रिएक्शंस को एक ही क्लास में पढ़ा दिया है। दूसरा आपका होता है क्या होता है जब टॉपिक के रिएक्शन, ये आपके लॉन्ग क्वेश्चंस में आते हैं डायरेक्टली। ठीक है, कुछ आप कर लीजिए। तीसरा है कैसे प्राप्त करोगे, कैसे प्राप्त करोगे। ठीक है, तो 3 प्रकार के आपको रिएक्शंस दिए जाते हैं। नेम्ड रिएक्शन की बात करें तो जैसे आपका उड्स अपक्रिया, उड्स फिटिंग अपक्रिया, कार्बिल अपक्रिया, कैनिजारो अपक्रिया, ठीक है, ऐसे ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस हैं। मैंने 15 नेम्ड रिएक्शन, टोटल 15 जो भी नेम्ड रिएक्शन थे सबको एक ही क्लास में पढ़ा दिया। आप लोग सर्च करना यूट्यूब पर, क्लास 12 केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट रिएक्शन शुभम लेक्चरर, आपको क्लास मिल जाएगा। न्यूमेरिकल की बात करें तो अगर आप लोग सर्च करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल शुभम लेक्चरर, आपको विलयन चैप्टर का पूरा न्यूमेरिकल मिल जाएगा। ठीक है, केमिकल काइनेटिक चैप्टर इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल शुभम लेक्चरर, आपको रासायनिक बलगतिकी चैप्टर का न्यूमेरिकल मिल जाएगा। ठीक है, मैंने पढ़ा रखा है आपको चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल भी। ठीक है, चलो तो डेली रिएक्शंस को आपको पढ़ना है। नेम्ड रिएक्शन क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करोगे, ये सब मिलकर लगभग 10 से 15 नंबर के, आपके 10 से 12 नंबर के क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। ठीक, तो आपको इनको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। और इसके बाद में मैं कुछ टिप्स देना चाहूंगा कि आप लोग क्या कीजिए, क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर उठा लीजिए और मॉडल पेपर, इन सबको भी आपको सॉल्व करना है। ये मेरी तरफ से टिप्स है आपको, क्योंकि जरूरी है भाई, क्योंकि आपको क्वेश्चन बैंक ये दिशा बताता है कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन ज्यादा ध्यान देने हैं, कौन कौन से क्वेश्चन ज्यादा बार आए हैं। क्वेश्चन बैंक आपको उस दिशा की ओर संकेत करता है, भाई इस क्वेश्चन को ज्यादा पढ़ो, क्योंकि उसमें आपको डेट के साथ दिया रहता है कि किस साल कौन सा क्वेश्चन आया है, तो आपको एक आइडिया तो मिलेगा ना। तो क्वेश्चन बैंक आप लोग ले लेना, और इससे भी थोड़ी बहुत आपको ज्यादातर हेल्प मिल जाएगी। तो ये तो हमारा फिनिश हुआ भाई। अब मैं आपको बताऊंगा 12th केमिस्ट्री के चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 10 तक 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को, और इन्हीं टॉपिक के साथ मैं थोड़ा सा पेपर को भी एनालाइज करूंगा कि आखिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन इसमें है कि नहीं है।
बाकी ये वाला पेपर मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं मैं सॉल्यूशन के साथ। आप लोग बस सर्च करना क्लास 12 केमिस्ट्री मॉडल पेपर शुभम लेक्चरर, आपको ये पेपर मिल जाएगा सॉल्यूशन के साथ। तो इसीलिए मैं इसमें सॉल्यूशन तो नहीं बताऊंगा, लेकिन एक आइडिया बताऊंगा कि जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें मिलते भी हैं या नहीं। ठीक है, ये मैं आपको देना चाहूंगा। ठीक है, बाकी सॉल्यूशन मैंने पहले ही आपको दे दिया है, बताने की कोई खास जरूरत यहां पे मैं नहीं समझता हूं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझना, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसको समझना जरूरी है। सबसे फर्स्ट चैप्टर की अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट, तो इसमें देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर में न्यूमेरिकल ज्यादातर आते हैं, लेकिन टॉपिक देखो हेनरी का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे टॉपिक में पढ़ा चुका हूं, टेंशन बिल्कुल मत लेना। सॉल्यूशन चैप्टर वन शॉट शुभम लेक्चरर आप सर्च करेंगे तो बिलेन चैप्टर पूरा चैप्टर आपको एक वीडियो में मिल जाएगा। मोलरता मोललता इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आते हैं, इनका फॉर्मूला याद करना होता है। मोल प्रभाज या मोल अंश, राउल्ट का नियम, परासरण दाब, ये जो 6 टॉपिक है ना ये आपके बिलेन चैप्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको पढ़ लेना। ठीक है, इसमें सारे के सारे टॉपिक में आपको पढ़ा चुका हूं, अगर आप लोग एक एक को सर्च करके देखेंगे तो भी मिल जाएगा, या आप डायरेक्टली सर्च कर लो सॉल्यूशन चैप्टर वन शॉट वीडियो शुभम लेक्चरर, आपको क्लास मिल जाएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड तो क्वेश्चन आते ही आते हैं भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरे चैप्टर पे चलते हैं विद्युत रसायन पे, इसमें विशिष्ट चालकत्व या चालकता, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा आता है। ठीक है, अब देखिए आपके इस पेपर में अगर हम लोग देखें तो बिलेन चैप्टर से न्यूमेरिकल दे दिए गए। देखो यहाँ पे आपका 2 नंबर का न्यूमेरिकल है बिलेन चैप्टर का। ठीक है, इसमें टॉपिक तो आएंगे ही आएंगे, साथ में न्यूमेरिकल्स भी आपको दिए जाएंगे। ठीक है, और भी न्यूमेरिकल है, ये देखो खा वाला 3 नंबर का न्यूमेरिकल है, 3 नंबर। ठीक है, तो आप लोग बस सर्च करना है सॉल्यूशन चैप्टर इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल शुभम लेक्चरर, ये सारे न्यूमेरिकल मैं करा चुका हूं। ठीक, आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट। अब हम लोग देखो इसमें दूसरे चैप्टर में विशिष्ट चालकत्व या चालकता, मोलरता, कोलरॉस का नियम, देखो कोलरॉस का नियम इसमें आया है डायरेक्टली, ये कोलरॉस का नियम लिखिए, 2 नंबर का डायरेक्ट आया है। इसमें विद्युत रसायन में कुछ इस प्रकार से भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट की विलयन में जस्ते की बनी छड़ डालने पर उसका रंग धीरे धीरे गायब हो जाता है, ऐसा क्यों है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी इसमें पूछे जाते हैं, और इसी चैप्टर से कुछ न्यूमेरिकल इस टाइप के भी आते हैं, वो भी मैं सॉल्व करा चुका हूं। तो अभी तो ट्रेलर है, अभी पूरे चैप्टर में देखो इस पेपर से बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम आपको डायरेक्टली दे दिया गया, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड विभव हो गया, ठीक है, और विद्युत रासायनिक सेल हो गया, सेल का विद्युत वाहक बल हो गया। इतने टॉपिक आपके चैप्टर नंबर 2 से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग भाई मेरे नोट कर लेना, सारे चैप्टर सारे टॉपिक को। इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग प्ले स्टोर पे जाना, शुभम लेक्चरर ऐप हमारा है, उस पर जाना, आपको वहां पे सारी चीजें डिटेल मिल जाएंगी। ठीक है, डाउनलोड करके देख लेना भाई, हमारा नंबर भी मिलेगा भाई वहां पे। चलो आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं हम लोग रासायनिक बलगत की चैप्टर पे। ये आपका थर्ड चैप्टर 15 नंबर टॉपिक, इसका नाम है रासायनिक बलगत की। तो इसमें वेग नियम या दर व्यंजक, अपक्रिया की कोटि ज्ञात करने की विधियां डायरेक्टली आपको दे दी गई हैं। ठीक है, इसके बाद में अर्धायुकाल, शून्य कोटि की अपक्रिया, प्रथम कोटि की अपक्रिया। अब देखो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ये देखो इसमें भी न्यूमेरिकल आ गया है। प्रथम कोटि की एक अपक्रिया में 50 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, इसके वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। ये न्यूमेरिकल मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, बस सर्च करना रासायनिक बलगत की चैप्टर इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल शुभम लेक्चरर, मिल जाएगा भाई। एक और इससे न्यूमेरिकल आया है, ये देखो भाई, प्रथम कोटि की अपक्रिया का अर्धायुकाल 60 मिनट है, कितने समय में अपक्रिया का 90% पूर्ण होगा, 3 नंबर का आ गया। ऐसे एक और न्यूमेरिकल दे दिया गया 4 नंबर में, ये देखो। तो न्यूमेरिकल रासायनिक बलगत की चैप्टर में बहुत ज्यादा पूछ जाते हैं भैया, उसको क्लियर कर लेना, यही मैं आपसे कहना चाहूंगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके इसमें आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, ये टॉपिक हमारा हो गया। आगे बढ़ते हैं, इसी में द्वितीय कोटि की अपक्रिया देखिए है, द्वितीय कोटि की अपक्रिया, अपक्रिया की आणविकता, ये सब हो गया। अब चैप्टर 4 पे चलेंगे, नाम इनका है डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व। ठीक है, इनको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। इसमें आपका स्टूडेंट क्या क्या इंपॉर्टेंट है, डी ब्लॉक के तत्व क्या है, संक्रमण तत्व आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है भाई, संक्रमण तत्व क्या है। इसमें अंतः संक्रमण तत्व आया है, देखो यहां पे ये अंतः संक्रमण तत्व क्या है, ये भी पूछा जाता है डायरेक्टली। ठीक है, फिर लैंथेनाइड तथा एक्टिनाइड क्या है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। संक्रमण तत्व देखिए यहाँ पे 3 नंबर में भी दिया है, ये देखो वो अंतः संक्रमण तत्व था, एफ ब्लॉक का तत्व, ये संक्रमण तत्व क्या है, इनकी विशेषताओं लिखिए 3 नंबर भैया। ठीक, तो वही मैंने संक्रमण तत्व यहाँ पे लिखा ना, 3 नंबर कंप्लीट। ठीक, ऐसे देखो। इसके बाद में उपसह संयोजन यौगिक चैप्टर पे आते हैं, चैप्टर 5 में
उपसहसंयोजन यौगिक हो गया आपका। उपसहसंयोजन यौगिकों का नामकरण, लिगैंड के बारे में पूछा जाता है, ये सब आपको बिल्कुल से पढ़ के जाना है, ठीक है। उपसहसंयोजन यौगिकों का नामकरण तो आपका हो ही गया। उपसहसंयोजन यौगिक का नामकरण, संयोजकता आबंध सिद्धांत, यानी कि वीवीटी क्या है, संयोजकता आबंध सिद्धांत, ये भी पूछा गया है। देखो यहाँ पे संयोजकता आबंध सिद्धांत की संक्षेप में व्याख्या कीजिए, 4 नंबर का आ गया। इसी में एक और टॉपिक है जो मैं बता दूं, आप लोग लिख लीजिएगा, वर्नर सिद्धांत इसी में आता है। ये देखो ये भी आया है आपके इसमें, उपसहसंयोजन यौगिकों के वर्नर सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं मेरे भाई, जो टॉपिक मैं बता रहा हूं ना, इसको लाइव आप पेपर को, किसी भी साल का पेपर उठाकर देख लेना, ये क्वेश्चन आपको 100% मिल जाएंगे। तो जब मिल जाएंगे भाई तो क्यों ना देखें हम लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो हाइलोएल्केन तथा हाइलोएरीन चैप्टर पे आ गए हम लोग, चैप्टर नंबर 6 पे। ध्यान से समझना, क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो समझना भी जरूरी समझते हैं हम। चलो हाइलोएल्केन का नामकरण, इसी में मैंने बताया था नेम्ड रिएक्शन भी आएगा स्टूडेंट। तो देखो ऊर्ध्व क्रिया SN1 तथा SN2F क्रिया, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। SN1 तथा SN2F क्रिया, ये देखो डायरेक्टली पूछा गया है 4 नंबर में। हाइलोएल्केन में एक आणविक नाभिक रागी प्रतिस्थापन SN1 तथा द्वि आणविक नाभिक रागी प्रतिस्थापन SN2 की क्रियाविधि उदाहरण द्वारा समझाइए, 4 नंबर। मैं ये पेपर आपको क्यों दिखा रहा हूं, ताकि आपको लाइव पता चल सके कि हाँ जो सर टॉपिक बता रहे हैं उसमें से क्वेश्चन आते हैं, ये मैं प्रूफ करना चाहता हूं। इसके बाद में हाइलोएरीन, हाइलोएरीन का नामकरण, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोफॉर्म, ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन इसमें से डायरेक्टली पूछे जाते हैं। अब क्लोरोफॉर्म आपका है, ये देखो क्लोरोफॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। क्लोरोफॉर्म को प्रकाश एवं वायु से प्रभाव से बचाने के लिए कौन सी सावधानियां बरती जाती हैं, 2 नंबर भाई, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब चैप्टर नंबर 7 पे चलेंगे, अल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर। इसमें अल्कोहल क्या है, अल्कोहल का नामकरण क्या है, प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक अल्कोहल में विभेद क्या होता है, ये आपको बताना है डायरेक्टली, ठीक है। इसके बाद में देखिए एथिल अल्कोहल या एथेनॉल, देखो डायरेक्टली क्वेश्चन आया है 5 नंबर में। देखो एथेनॉल बनाने की औद्योगिक विधि का वर्णन कीजिए तथा रासायनिक समीकरण भी दीजिए। एथेनॉल से मेथेनॉल बनाने की विधि भी आपको बतानी है। 5 नंबर में ये वाला क्वेश्चन आ गया भाई, तो इसको आप बिल्कुल भी मिस ना करना, नहीं तो प्रॉब्लम तो होगी ही, ठीक है। चलो इसको भी हटाएं, हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। ये देखो कौन बैठा था भाई, 41 नंबर पे हम लोग आ गए यहाँ। फिनॉल, फिनॉल का नामकरण, फिनॉल के निर्माण की विधि। अब ईथर में ईथर तथा ईथरो का नामकरण, ईथरो का नामकरण, ठीक है। ईथरो के निर्माण की विधि। डाई एथिल ईथर, देखो डाई एथिल ईथर भी इसी में आया है, ये देखो 5 नंबर का। डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन कीजिए, संबंधित अपक्रियाएं भी दीजिए। भैया 5 नंबर में डायरेक्टली आ गया। चैप्टर नंबर 8 पे चलेंगे, एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। देखो एल्डिहाइड आ गया इसमें, ठीक है, ध्यान से समझना। एल्डिहाइड आपको डायरेक्टली यहाँ पे दे दिया गया है, ठीक है। एल्डिहाइड एवं कीटोन का नामकरण, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल का नामकरण, कार्बोक्सिलिक अम्लों का नामकरण, ठीक है। इसमें और भी 2-3 टॉपिक है जो मैं आपको बता दूं। फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की विधि, ये देखो प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड बनाने का वर्णन कीजिए, 5 नंबर का। तो इसको पढ़ लेना, मैंने भले ही ना लिखा हो लेकिन मैं अभी बता रहा हूं कि इसको आप लोगों को पढ़ के ही जाना है। चलो हो गया ये। अब स्मिट ऑफ क्रिया भी इसी में है। अब आते हैं चैप्टर नंबर 9 एमीन पे। देखो इसमें नाइट्रो यौगिक, फॉर्मिकम, नाइट्रोबेंजीन, एथिल एमीन बनाने की विधि डायरेक्टली कहा गया, ये देखो दिया गया है। एथिल एमीन बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए तथा निम्न के साथ इसकी रासायनिक अपक्रिया लिखिए, 5 नंबर। मतलब जो टॉपिक मैं बता रहा हूं अगर इसको पढ़ के जाओगे भैया, आपको 50 से लेकर 55 नंबर तक कोई नहीं रोक सकता लाने से। अब आप कहेंगे सर जी 70 नंबर हमें लाना है, तो भैया न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर लो, आपको 70 में 65 मिलेगा, तो मेहनत करना पड़ेगा मेरे भाई। अब इसी में चलते हैं, एथिलएमीन हो गया, डाइएजोनियम लवण, कार्बोहाइड्रेट। अब आगे हैं 58 नंबर जो टॉपिक है, ये हमारे लास्ट चैप्टर का टॉपिक है मेरे भाई, जैव अणु चैप्टर का, ठीक है। इसमें देखिए क्या क्या है, कार्बोहाइड्रेट, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, ठीक है, ऐसे ऐसे टॉपिक हैं। कुछ टॉपिक और है शायद 8-9 टॉपिक, उसको भी देखते हैं। ये देखो सेलुलोज, एमिनो अम्ल, प्रोटीन। देखो प्रोटीन आपका आ गया, ये देखो प्रोटीन से रिलेटेड क्वेश्चन। प्रोटीन की द्वितीयक संरचना से आप क्या समझते हैं, 5 नंबर का क्वेश्चन है भाई, तो सॉल्व करना पड़ेगा। डीएनए तथा आरएनए आपको डायरेक्टली दे दिया गया है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंजाइम, विटामिन, डीएनए, फिंगरप्रिंटिंग। देखो इसी में आपके अल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर चैप्टर में एक और टॉपिक था, मैंने बताया नहीं आपको, ल्यूकास। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ल्यूकास परीक्षण क्या है, मतलब ल्यूकास टेस्ट क्या है, कहां पर था ये टॉपिक, देखो यहाँ पे था, मैंने बताया नहीं था। देखो प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक अल्कोहलों में विभेद, मतलब जो प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक अल्कोहलों में विभेद करने वाला जो टेस्ट है ना, उसी को हम ल्यूकास टेस्ट कहते हैं, ल्यूकास परीक्षण, ठीक है। तो ये आपका आ गया।
मैंने आपको कुछ रिएक्शंस भी बताए थे, जैसे मैंने बताया था क्या होता है जब, ये देखो क्या होता है जब के रिएक्शन आगे 5 नंबर के, और कैसे प्राप्त करोगे के रिएक्शन आगे 5 नंबर के। तो मैंने बताया था ये रिएक्शन भैया आते हैं तो आ भी गए, ठीक है। तो ऐसे आपके क्वेश्चंस आएंगे। तो मैंने पूरा बायोडाटा जो था ना, मैंने आपको बता दिया कि आखिर केमिस्ट्री में हम पास कैसे होंगे। अब आप कहेंगे सर जी आप तो केमिस्ट्री में पास होने का ट्रिक बता रहे थे, मैंने यही बताया कि अभी समय है आपके पास, अभी भी आप लोग कुछ बड़ा कर सकते हो, पढ़ना शुरू कर दो अच्छे से, और जो चैप्टर के टॉपिक्स हैं, जो 70 टॉपिक मैंने बताया ना, इसको पढ़ लेते हो भैया, पास होने से, अच्छा नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। अभी समय है, ट्रिक मत ही ढूंढो, और ट्रिक तो है ही, अगर मान लीजिए आप एग्जाम देने गए, कुछ नहीं पता आपको, भाई लिखो, कुछ ना कुछ लिखोगे, नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक। और मेहनत करते रहो, जब एग्जाम आएगा तब आप तक अगर ऐसे करते रहे, जैसा मैंने बता दिया ना, एग्जाम तक आप एकदम स्ट्रांग हो जाएंगे कि सर मेरे जैसा कोई है ही नहीं, मैं तो बहुत अच्छे से लिख कर आया हूँ बोर्ड एग्जाम में, ऐसा खुद को फील कराओ। तो पढ़ना शुरू कर दो, कहाँ पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। खुद को किसी से कमजोर मत समझो मेरे दोस्त, क्योंकि जो आप कर सकते हैं किसी का बाप भी नहीं कर सकता, किसी ने सच ही कहा है। तो आज का क्लास कैसा लगा, केमिस्ट्री में पास होने का ट्रिक मैंने बताया। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ऐसे ही और भी सब्जेक्ट के ट्रिक बताऊं, तो वीडियो को बस आप लोग लाइक करो, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।